तो सेल स्पेशलाइजेशन में इसका मतलब ये होता है कि हर जो सेल आपका है बॉडी के अंदर इन डिफरेंट एरियाज, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शन और डिफरेंट साइज का, मतलब हर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसका, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट एरियाज में जो जो सेल्स हैं वो उनके अलग होते हैं। तो अब वही बात कि जो आपका ब्रेन का फंक्शन है वो कोई और ब्रेन का सेल जो है वो कोई और फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता, मसल सेल्स में नहीं आ सकता वो, बिकॉज वो उसके लिए स्पेशलाइज नहीं है। जैसे हम अगर कहते हैं कि डॉक्टर्स, अगर जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइज वांट टू बी अ डॉक्टर और नॉट, तो अगर आप एमबीबीएस के लिए जाते हैं तो आगे यू लाइक कि अच्छा हम स्पेशलाइजेशन फिर इस फील्ड में करेंगे। कोई जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट बनता है, समवन बिकम्स लाइक अ स्किन स्पेशलिस्ट, कोई पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चों के लिए वर्क करते हैं, कोई कार्डियक सर्जन होता है समथिंग। तो हर कोई अलग फील्ड में स्पेशलाइज्ड होता है। तो अब जो इंसान पीड्स का रहे हैं, जो बच्चों का डॉक्टर है, वो काम नहीं, वो ब्रेन सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकता, राइट, क्योंकि वो उसके लिए स्पेशलाइज ही नहीं है। उसको उस डॉक्टर ने इवन दो एमबीबीएस करते हुए वो सब चीजें पढ़ी होंगी, मगर नाउ दे आर नॉट स्किल्ड फॉर दैट, और उनको लेगा वो नहीं आता कि भाई ब्रेन सर्जरी हम कैसे परफॉर्म करें, उसके लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं। तो वही सब चीजें हैं कि सेल्स के अंदर भी हर सेल का अलग स्ट्रक्चर है, हर सेल का अलग साइज, और सब चीजें हैं, और हर किसी ने अलग तरह से अडेप्ट किया हुआ है अपने आप। कि अब जैसे कोई सेल है जिसको एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो उसी फंक्शन के तो अकॉर्डिंग अपने आप को उसने स्ट्रक्चरली भी अडेप्ट किया हुआ है कि उस तरह का स्ट्रक्चर उसका चेंज हो गया। तो हम इसका पढ़ना शुरू करते हैं ताकि को समझ में आए। सो वही बात है कि स्पेशलाइज सेल्स जैसे सेल्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स अडाप्ट animals adapt structurally and functionally to perform specific roles. For example, root hair cells in plants for water absorption, guard cells for stomata regulation. अब होता क्या है, जैसे यहाँ पर ये बुक में आप पिक्चर देखो, ये रूट हेयर सेल की पिक्चर है। ये सेल कहाँ होता है? रूट्स में, जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जो दरख्त वगैरह या जो इवन जो छोटे पौधे होते हैं प्लांट्स, उनमें भी जो नीचे लंबे लंबे रूट्स जा रही होती है ना, उनमें ये सेल्स होते हैं। और इसमें ऐसा अगर आप ये देखो एक इलोंगेशन की तरह की चीज है ना, तो इसका क्या वो है डिफरेंस, ये बाकी कोई सेल अगर आपने प्लांट से ऊपर देखा होगा उसमें ऐसा तो कोई नहीं होता। इसका ये पर्पज है कि ये इन लंबा सा जो अगर इसकी निकली हुई है एक प्रोट्रूजन, तो इससे वो पानी के अंदर और डीप जाकर वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह से लाइक लंबा सा है, तब जहां जहां तक सॉइल में वाटर होगा वो अपने लिए जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। और तो बस ये इसकी अडेप्टेशन है, बिकॉज वो रूट्स में है और रूट्स का काम ही वाटर अपटेक का होता है। तो ये इस तरह की एक अडेप्टेशन है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिर हम ये आते हैं, अब सारे पढ़ना शुरू करते हैं। एपिडर्मल सेल्स हैं, ये भी प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट्स फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। They are flattened cells which pack tightly to form a continuous outer layer of plant body. Epidermal cells having some additional role are modified accordingly. तो अब एपिडर्मल सेल्स जो है ना, वो ही अलग तरह से मॉडिफाई होकर ये रूट हेयर सेल, प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस और ये सब चीजें बनती है। बेसिकली क्या होता है कि एपिडर्मल सेल जिस प्लांट्स की ऊपर वाली जो लेयर होती है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जो कि रूट्स, स्टेम्स और लीव्स वगैरह को कवर कर रही होती है। तो अब इसकी एडेप्टेशन और इसकी स्पेशलाइजेशन क्या है कि ये फ्लैट शेप की होती है और बहुत लाइक टाइटली पैक्ड होती है, ताकि कंटिन्यूस बैरियर हो। जैसे अगर लीव्स का आपने ऊपर से देखा हो तो लीव्स स्मूथ होते हैं ऊपर से, क्योंकि उनके ऊपर के जो सेल्स हैं वो सारे टाइटली पैक्ड हैं, और वो एक पूरा कंटिन्यूस प्रोटेक्टिव बैरियर बना रहे हैं कि ऊपर से कोई अगर चीज आए इन्वेजिव वगैरह तो कोई हार्म ना हो और सब फंक्शंस वगैरह प्रॉपर्ली परफॉर्म होते रहे। तो उन्हीं के टाइप्स में फॉर एग्जांपल ये रूट हेयर सेल है, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जब स्टोमेटास वगैरह होते हैं उनको ओपन और क्लोज होते हैं अकॉर्डिंग टू जो वाटर अपटेक और सब चीजें।
सही है। फिर आते हैं हमारे पास मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स एक और टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स है। ये होते हैं ये भी प्लांट्स के अंदर ही फाउंड होते हैं, ये एनिमल्स में नहीं होते। तो ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? फोटोसिंथेटिक सेल्स मतलब इनके अंदर, इन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो ये इसलिए कहाँ सबसे ज्यादा होते हैं? इन द लीव्स ऑफ प्लांट, क्योंकि लीव्स ही ग्रीन है, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस मेनली ज्यादा हो रहा होता है। तो इसमें क्या इसकी स्पेशलाइजेशन है कि ये कंटेन्स न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट फिल्ड विद क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। तो ये बहुत सारे इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल वाली चीजें पैक्ड होती हैं, बिकॉज इनका पर्पस ही फोटोसिंथेसिस करना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन चीज क्लोरोप्लास्ट है। तो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकेगा। तो ये इस तरह से इन्होंने अपने आप को स्पेशलाइज, अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। फिर आते हैं हमारे पास ये एनिमल सेल्स में और हमारी ह्यूमन सेल्स में जो होता है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इस तरह की आप शेप देख रहे हो। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब जो नॉर्मल हमारे एनिमल सेल्स होते हैं वो इस शेप के नहीं होते, वो तो एक प्रॉपर फुली एक ही तरह का होता है। इसके अंदर यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि डिप्रेशन सा है, कि ये डेप्थ है थोड़ी इन सेल्स के अंदर, या बाय कॉनकेव शेप है। बाय कॉनकेव आपने फिजिक्स में आई थिंक लेंस वगैरह में पढ़ा हो। तो बाय कॉनकेव की ये शेप होती है कि ये इस तरह से लाइक अंदर से डिप्रेशन होके और फिर साइड्स मोटी होती है, अंदर से थोड़ा पतला सा होता है। तो ये वाली, इससे इसका क्या फायदा है, इसकी क्या अडेप्टेशन के इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि रेड ब्लड सेल्स को करना होता है ऑक्सीजन कैरी आउट पूरी बॉडी में। कि अब हर जगह ना, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है और पूरी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है, हर सेल को हर जगह पे, तो ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। एंड सिंस ये बायकॉन्केव डिस्क शेप की होती हैं, तो इससे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन और रिलीज वगैरह होती है। तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है? क्योंकि अब देखो, अगर नॉर्मल सेल होता तो पूरा एक ही तरह का, लाइक एक सर्कुलर होता, जिसको आप मतलब सिलेंड्रिकल शेप कह लो, वो वाली शेप होती तो एक ही मतलब साइड सारी होती। ये इसमें बायकॉन्केव हो गया तो ज्यादा जगह बन गई, है ना। मतलब यहाँ से भी इधर उधर भी पूरी ऑक्सीजन ज्यादा आ सकती है, उधर भी ज्यादा आ सकती है। तो इससे बस क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ाना है हमें, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जितनी ज्यादा आ सके सेल के अंदर उतनी आ जाए, ताकि हम डिफरेंट एरियाज में जाकर ऑक्सीजन उतनी ट्रांसफर कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। अब इसकी एक और अडेप्टेशन ये भी है कि इनके अंदर कोई जो सेल के कंटेंट्स होते हैं ना, सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये सब चीजें नहीं होती। बिकॉज रेड ब्लड सेल को कोई काम ही नहीं करना है ऐसा, लेकिन इनको ना माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है कि एनर्जी प्रोड्यूस करें। ये बनते हैं और इनकी लाइक इस यहाँ लिखा है ना, एवरेज एज इज 120 डेज। तो अभी 120 डेज में यानी 4 मंथ्स में ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो आपके अगर सेल्स अभी जो रेड ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर होंगे हर जगह, वो 4 मंथ्स पहले वाले नहीं है, ये नए आ चुके हैं अब। सो इनकी अब छोटी सी लाइफ होती है, दे डोंट नीड दैट मच ऑर्गेनेल्स और सब चीजें, और इनका बस मेन पर्पस ही यही है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ट्रांसफर करें और ऑक्सीजन कैरी करें। तो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जितनी ज्यादा अंदर खाली जगह होगी उतना बेहतर है। अगर आपको भी लाइक अगर घर में जगह में कुछ चीजें स्टोर करनी होती है, तो स्टोर वाले रूम को पहले एम्प्टी करते हैं, ताकि बिल्कुल ही सारे और कुछ ना अंदर से पहले कोई चीजें ना बनी नहीं पड़ी नहीं हो, ताकि स्पेस ना इतनी एक्स्ट्रा गिरे। तो वही चीज इसमें होती है कि
अंदर कोई और चीज़ें नहीं होती कि एक्स्ट्रा स्पेस ना कोई कैरी वो कंज्यूम करे, तो बस आपका यही समझ लो। तो यहाँ पर यही लिखा है कि लैक्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू मैक्सिमाइज स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन अपटेक। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है। हीमोग्लोबिन इज दैट रेड कलर जिससे आता है, उसमें प्रोटीन एंड आयरन का बना हुआ होता है कि इट्स लाइक दिस हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन जिससे कलर भी मतलब रेड वाला आता है, और ऑक्सीजन अपटेक इसके थ्रू होती है, तो ऑक्सीजन इससे आके अटैच होती है। एंड देर हाईली फ्लेक्सिबल सो कैन पास थ्रू नैरो कैपिलरीज। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो ये शेप जो है बाइकॉनकेव वाली, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल शेप है कि आप इसको लेके स्क्वीज भी हो सकता है आराम से छोटी छोटी जगहों से। तो ये पिक्चर तो ज़ाहिर है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक बड़ी करके दिखाई हुई है, वरना असल में रेड ब्लड सेल्स बहुत छोटे, और सारे सेल्स ज़ाहिर है बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे होते हैं। तो ये इनका बिकॉज ऑफ दिस बाइकॉनकेव शेप एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी, इनके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये आराम से कैपिलरीज के थ्रू गुजर जाते हैं और हर जगह पहुंच सकते हैं। वरना लंग्स में कैसे ट्रांसफर होना, क्योंकि लंग्स के अंदर कैपिलरीज होती हैं, तो अब लंग्स तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचे और ऑक्सीजन वहां से निकले, बिकॉज लंग्स का काम ही यही है कि ऑक्सीजन प्यूरिफाई करता है। तो वो सब कुछ रेड ब्लड सेल्स की ये अडेप्टेशन है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के सेल्स, ठीक है, जो सेल्स ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। अब न्यूरॉन का अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये इधर बना हुआ है पिक्चर में, ये एज कम्पेयर टू जो हमने पहले सेल्स देखे थे अपने पास, ये उससे बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग शेप है ना, क्योंकि देखो ये वाली क्या पूरा आ रहा है इधर डेंड्राइट, अब ये थोड़ी लग रहा है ब्रांचेस वगैरह भी हैं इसके अंदर। तो ये कैसे है, क्या होता है, ये अब हम देखते हैं। तो इधर से बुक से पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन्स आर द सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल बॉडीज। टू अकम्प्लिश दिस जॉब देयर स्ट्रक्चर इज वेरी यूनिक। A neuron cell has a cell body, which is ये इधर जो है ये वाली चीज सेल बॉडी है, and two types of cytoplasmic fibers. Cytoplasmic fibers मतलब कि इस तरह की लाइक प्रोट्रूशंस, यानी जो चीजें अंदर से निकल फाइबर से आ रहा है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स, वन ऑफ देम आर डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स आप यहाँ देख रहे हो, ये जो ब्रांचेस की तरह का इधर से जा रहा है, और which conduct nerve impulses to the cell body. Others are axons which conduct messages away from the cell body. The dendrites and axons make it possible for neurons to communicate with far away cells of the body. तो अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि इनके ना लाइक मेन तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो भी आप लोगों को इस लेवल तक पढ़ने की जरूरत है। वो है, ये एक सेल बॉडी है जिसके अंदर ये आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा होगा और सब कुछ। फिर ये डेंड्राइट्स है जो इस तरह की छोटी छोटी सी इस तरह की काइंड ऑफ लाइक तारें और ब्रांचेस, इसको आप कह लो पतली पतली सी, और ये एक एक्सॉन होता है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं इसकी मेनली। अब डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जो नर्व इम्पल्स आती है, नर्व इम्पल्स मतलब कि अगर कोई लाइक ब्रेन की इंफॉर्मेशन आई आपके पास थ्रू वो, अच्छा ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, ऐसा अगर आपने कोई सेंस की चीज़ की, अगर कोई गर्म फॉर एग्जांपल चाय का कप पड़ा है बहुत गर्म, आपने उसको हाथ लगाया ना, आपका हाथ जल गया हल्का सा, या आपको फील हुआ कि बहुत गर्म है, तो अपना हाथ फौरन से, ये आपका इंस्टिंक्चुअल रिएक्शन होता है कि हाथ पीछे कर लो, राइट। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये नर्व इम्पल्स होती है, ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब वो नर्व इम्पल्स कैरी नब होती है पूरी, लाइक ट्रांसफर होती है थ्रू डिफरेंट सेल्स, और इसीलिए ना हमारे फिंगर्स वगैरह में भी कुछ नर्व सेल्स होते हैं, तो नर्व एंडिंग्स वगैरह जिसको आप कह लो। तो वो सब चीज़ें पूरी लाइक सारा ये इम्पल्स वगैरह कैरी करती हैं। तो जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स लेकर आते हैं नर्व इम्पल्स फ्रॉम अदर नर्व एंडिंग्स टू द सेल, यानी कि अगर कोई चीज़ कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आई तो वो चीज़ सेल तक आने वाली बात जो है कि ओके यहाँ फील हो रहा है कुछ की गर्म है, ये सेल बॉडी तक डेंड्राइट्स लाते हैं। एक्सॉन जो है वो अवे फ्रॉम सेल बॉडी कन्वर्ट करते हैं कि ओके अब क्या इसमें रिस्पॉन्स क्या आनी चाहिए, वो एक्सॉन बताता है, ठीक है। तो अब ये जो दोनों हैं डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, ये मिलकर कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, और ये आपको मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वरना अगर किसी का ये वाला पार्ट लाइक नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स में ब्रेन में अगर इसलिए इशू आ जाए तो आप सारी रिस्पॉन्सेज बहुत स्लो हो जाती हैं या बहुत ना रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते, इसलिए बहुत एक्सीडेंट्स वगैरह होने का भी खतरा होता है अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल इशू हो जाए कोई, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मसल सेल्स। अब मसल्स का जो दिमाग में लाइक इम्प्रेशन है वो क्या होता है कि मसल्स क्या करते हैं। मसल्स मेनली लाइक
कुछ चीज़ उठाने में हेल्प करते हैं, आपको मतलब जैसे मूवमेंट वगैरह का मेनली काम होता है ना कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला जो प्रोसेस है। सो मसल सेल्स को एक और नाम है इनका मसल फाइबर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स एंड हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। यहाँ पे भी यही लिखा है कि हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप अपनी फिंगर वो उसको हाँ फिंगर्स को क्लेंच और रिलैक्स करो, जैसे अपनी मुट्ठी बनाकर एंड छोड़ो, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस हो रहा है ना। तो मसल्स में ये चीज़ होती है कि मतलब एक दफ़ा वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड देन रिलैक्स होगा, तो इस वजह से मूवमेंट भी आपकी होती है आराम से। एंड जैसे अगर हार्ट पंप हो रहा है तो उसमें भी यही वाला रोल प्ले कर रहा होता है मसल्स हार्ट में भी। अब आगे अगर सारे ऑर्गन्स प्रॉपर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इन ऑर्गन्स के अंदर भी ना मसल सेल्स और मसल फाइबर्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अब हार्ट की पंपिंग कभी देखी है आप लोगों ने? अगर देखी हो तो उसमें ना हार्ट लाइक इधर यूँ हिल रहा होता है। सो एक दफ़ा लाइक लेफ्ट साइड थोड़ा हिलती है, फिर लाइक राइट साइड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, तो क्योंकि ब्लड आ रहा होता है एंड ब्लड पंप करना होता है। तो ये वाला अगर मसल्स ना होते तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस ना होता पंपिंग का, बिकॉज पंप में भी यही होता है ना कि अब ब्लड आया है अंदर, देन उसको कहीं और पंप करने के लिए यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट योरसेल्फ, कॉन्ट्रैक्ट द हार्ट, तो वो चीज़ होती है। सो अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, अगर आप अपने चल रहे हैं वगैरह तो उसमें भी आपकी जो टांगों के मसल्स हैं वो भी हिल रहे हैं। अगर कुछ आप खा के खा रहे हो कुछ कर रहे हो उसमें आपके हैंड मसल्स हर जगह मसल्स तो यूज हो रहे हो। तो लोकोमोशन इज बेसिकली बॉडी मूवमेंट्स। फिर ये लोकोमोशन दो चीज़ों से मिलकर होती है, एक मसल से और एक आपका जो स्केलेटल सिस्टम है जिसमें मतलब बोन्स वगैरह आ जाती हैं, तो ये दोनों मिलकर प्रॉपर लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फिर ब्रीदिंग मूवमेंट्स कि अगर आपकी ब्रीदिंग अगर आप कभी एक सेकेंड अभी लेकर पॉज करो एंड देन ब्रीदिंग अपनी नोटिस करो थोड़ी सी, तो लाइक तो एक फील हुआ ना कि अंदर से मुझे थोड़ा कुछ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, मसल्स ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं, वो वाली चीज़। तो ये मसल मूवमेंट्स में भी मसल्स काम आते हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट्स में भी मसल्स काम आते हैं। ब्लड पंपिंग का मैंने बताया। चेंज इन साइज ऑफ आई प्यूपिल, अच्छा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई प्यूपिल क्या होता है कि अगर आप कभी देखो अपनी आँखें तो एक छोटा सा ब्लैक सा आँखों में डॉट सा होता है ना, तो वो अगर लाइट कम हो कमरे में कहीं पे तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, लाइक वो जो ब्लैक से अंदर से डॉट होता है वो बड़ा हो जाता है, आंखें उसमें नजर आता है। और जब लाइट बहुत ज़्यादा रूम में हो तो वो प्यूपिल छोटा हो जाता है। सो बस वही चीज़ है कि चेंज इन साइज ऑफ आई प्यूपिल। फिर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गट, यानी कि जब खाना आप खाते हो तो जो खाना मुंह से लेकर स्टमक तक जाता है वो भी एक मसल की मूवमेंट के थ्रू ही जा रहा होता है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग भी अगर बोलते हैं तो उसमें भी स्पीच मूवमेंट के लिए भी जबान हिलना, लिप्स हिलना, ये सब मसल्स ही मूव कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो मसल में स्ट्रक्चर का क्या डिफरेंस है कि इलोंगेटेड शेप होती है, कि लंबी शेप होगी तो कॉन्ट्रैक्शंस में आसानी होती है। एंड फिल्ड विथ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का क्या नाम है? एक्टिन, which enables contraction and relaxation for body movements। ठीक है, यहाँ भी ये लिखा है to produce contractions muscle cells have elongated shape and are filled with actin and its associated contractile proteins। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें। फिर लिवर सेल्स देखें, लिवर सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये होते हैं मतलब ये राउंड शेप के होते हैं, यहाँ पर ये वाली पिक्चर देख रहे हो, तो लिवर सेल्स में इस तरह का राउंड शेप के सेल्स होते हैं और इनमें न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है बिकॉज इनको कंट्रोल सेंटर की और प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर सारे वो ऑर्गेनल्स भी होंगे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी होगा, सब कुछ होगा। तो इस तरह का सेल होता है इसका। दे आर मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या मतलब? इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी मेटाबॉलिज्म मतलब कि आप जब खाना खाते हैं तो उसको जो पूरा डाइजेशन वाला प्रोसेस है और जो उस डाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो एनर्जी निकलना सब कुछ, तो वो सारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस और जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो लिवर सेल के थ्रू बहुत हो रहे होते हैं। तो अब लिवर सेल्स के मेन जो 4 फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट रोल, वो ये हैं कि ये अच्छा ग्लाइकोजन होती है, ग्लाइकोजन से कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्लूकोज नहीं है। ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज। जैसे अगर आपने कोई फ्राइज वगैरह कुछ खाए तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है ना, या अगर शुगर वाली चीज़ भी खाई तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स जब
बिल्कुल डाइजेस्ट होकर जो मुन्ने-मुन्ने उसमें आ जाते हैं, तो उनको जब स्टोर करना होता है बॉडी में, तो उस स्टोरेज फॉर्म को कहते हैं ग्लाइकोजन। तो वो ग्लाइकोजन होता है एंड तो स्टोरेज फॉर्म तो लिवर सेल्स जो है वो स्टोर करता है ग्लाइकोजन को, आयरन, विटामिन्स और सारी जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जो कि आपको न्यूट्रिशनल रिजर्व प्रोवाइड करें। यानी कि अगर न्यूट्रिशनल रिजर्व का मतलब ये है कि अभी तो आपने खाना खा लिया, अगर रात भर नहीं खा रहे तो सुबह खाने से जो लोग वो भी करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, या अगर आप रोज़ा भी रखते हो, तो उसमें दिन भर अगर कुछ खा नहीं रहे तो एनर्जी कैसे मिल रही है? ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन खाया और फ़ौरन एनर्जी आए। बॉडी के अंदर कुछ स्टोर्स भी होते हैं कि एनर्जी के लिए, कि एक दिन पूरा गुज़ारने के लिए या इतनी देर के लिए अगर आप कुछ नहीं खा रहे, तो ये ग्लाइकोजन से स्टार्च वाली चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी कि आपको थोड़ा लगेगा कि ओके ग्लूकोज़ वाली भी अंदर से आपको मिल रही होगी न्यूट्रिशन उसकी, आयरन और सब चीज़ें अंदर होती हैं। तो अगर एक दिन कुछ नहीं खाते, तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही आप मर रहे हो या बिल्कुल जो है मतलब बहुत ज़्यादा फेंटिंग होना शुरू हो जाए, कुछ लोगों में होती है, लेकिन न्यूट्रिशनल रिजर्व्स इसमें हाई होते हैं क्योंकि बॉडी लिवर सेल्स में ये काम होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक मटीरियल से अगर बॉडी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया, तो उसको भी डिटॉक्सिफाई यानी कि उसको टॉक्सिक मटीरियल्स को निकालने का काम डिटॉक्सिफिकेशन ये भी लिवर सेल्स करते हैं। फिर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अब क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं कुछ जिससे जैसे अगर कहीं चोट लगती है आपको, तो बहुत ज़्यादा ब्लड अगर निकल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ऐसा भी होता है कि आपने खुद ही फील किया हो कि अगर आपने टिश्यू से पकड़ लिया अपना वो अपना जो लगाया उसको प्रेशर किया, तो थोड़ी देर में उस जगह में मतलब ब्लड निकल नहीं रहा होगा, आपको चोट नज़र आ रही होगी कि ओके यहाँ पे कट लगा था हाथ में, मगर वो बहुत ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो वो क्यों होती है? क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं वो, और वो आकर उस जगह को हीलिंग में हेल्प मतलब हीलिंग स्टार्ट करते हैं। तो लिवर सेल्स का ये भी एक काम है कि वो उस तरह की प्रोटीन्स बनाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आए और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग प्रिवेंट करें बॉडी की। फिर रीसाइक्लिंग ओल्ड रेड ब्लड सेल्स टू मैनेज वेस्ट। अब क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल्स और वेस्ट वगैरह बॉडी से हटाना है, तो उसमें ये भी आ जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो 120 डेज के बाद ख़त्म हो जाते हैं और इनका हो जाते हैं, उनको रिसाइकिल करना और मतलब उनको भी वेस्ट निकालना बॉडी से, उसका काम ये करता है। ठीक है?